Hello everyone. We'll start with a fresh chapter return under GST. आज जो हम GST में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रिटर्न बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा ओरिजिनली GST रिटर्न प्लान की गई थी। जब GST 1 जुलाई 2017 को आया था तो रिटर्न के नंबर्स, रिटर्न के फॉर्म्स कुछ और ही थे, लेकिन आज हम ऑल टुगेदर डिफरेंट GST के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पता है इसके पीछे कारण क्या है? नॉन कंप्लायंस। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो जीएसटी के रिटर्न का मैकेनिज्म बनाया था वो बड़ा ही स्मूथ मैकेनिज्म बनाया था। मतलब ऐसा रिटर्न बनाया गया था जिसमें व्यापारी को कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से रिटर्न फाइल हो जाएगा। लेकिन व्यापारी कुछ भी नहीं किए ना। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो बहुत कम करना है, रिटर्न तो अपने से फाइल हो जाएगा, लेकिन व्यापारी वो भी नहीं किए और मजबूरन गवर्नमेंट को वो रिटर्न फॉर्म्स चेंज करने पड़े और नए रिटर्न लाने पड़े जो आज हम फाइल कर रहे हैं। और ऐसा भी होगा, देखिएगा, जिस दिन कंप्लायंस रेट जीएसटी की बढ़ जाएगी, लोग टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल करना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट वापस से स्विच हो जाएगी उस ओरिजिनली थॉट रिटर्न पे जो लाया गया था जीएसटी में। आज के जीएसटी रिटर्न के अगर फॉर्म्स को हमें समझना होना तो ओरिजिनल जीएसटी का रिटर्न भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हम वो समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि आज जीएसटी का रिटर्न ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा अच्छा पब्लिक ये नहीं की, व्यापारी ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये चेंज किया और ऐसा रिटर्न बना दिया। तो आज के रिटर्न को अगर हमें बेहतर ढंग से समझना है तो हमें वो रिटर्न समझना होगा जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था, जो रिटर्न लाया गया था जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए छोटी सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं उस जीएसटी रिटर्न की जो ओरिजिनली प्लान की गई थी। क्या आज ये रिटर्न्स हैं? नहीं, आज ये रिटर्न्स नहीं है। इनमें से कुछ रिटर्न हैं भी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये मानिए कि मैं एक पुरानी स्टोरी सुना रहा हूं जिसका आज कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा कि इस स्टोरी में से कितनी चीज आज भी लागू है। तो वी आर लर्निंग चैप्टर रिटर्न्स और इसमें सबसे पहले आपको एक वर्ड सिखाएंगे, सबमिट ऑफ फाइल। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्यों? क्योंकि जीएसटी के पहले जो कानून हमारे देश में चल रहा था उसमें सबमिट और फाइल दोनों का मतलब एक ही होता था। हम कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने रिटर्न सबमिट कर दी, मैंने रिटर्न फाइल कर दी, दोनों एक ही बात थी। लेकिन जीएसटी में सबमिट का मतलब कुछ और होता है और फाइल का मतलब कुछ और होता है। और मैं आपको बता दूं, जीएसटी में आपको रिटर्न फाइल करना होता है। क्या करना होता है? फाइल करना होता है। तो आप पूछेंगे सर ये सबमिट फिर है क्या चीज? जीएसटी में क्या है ये सबमिट? पहले तो सबमिट का मतलब ही फाइल होता था और फाइल का मतलब सबमिट होता था। हम दोनों कह सकते थे जीएसटी आने के पहले। जीएसटी आने के पहले हम कुछ भी कह सकते थे। आज के जमाने में सबमिट का मतलब क्या है? जीएसटी में, जीएसटी रिजीम में सबमिट का मतलब क्या है? देखिए, जब हम जीएसटी के फॉर्म को फिल करते हैं ना तो बीच बीच में हमें सेव करते रहना होता है। आप पूछोगे सर बीच बीच में क्यों सेव करते हैं? अच्छा, मान लीजिए लैपटॉप आप फिल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और तब तक में आपकी बैटरी लो हुई और लैपटॉप बंद हो गया, तो बताइए जितना डाटा आपने सेव किया सब उड़ गया कि नहीं? और मेरे ऑफिस में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन भर रहे हैं तो इतनी लगन के साथ भरते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई उनको पता भी नहीं चलता है और लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है उनका। तो जितना डाटा आपने फीड किया था ना वो फिर से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा उनको रिकमेंड करता हूं कि आप एक काम किया करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भर ली ना जीएसटी के रिटर्न में, सेव दबा दो, तो उतना सेव हो गया। फिर हम दिए थोड़ी इंफॉर्मेशन भरे, फिर सेव हो गया। ठीक है, या बीच में फ्लक्चुएशन आई या किसी वजह से मान लो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है कि नहीं? नेट पता चला डिस्कनेक्ट हो गया, जितनी इंफॉर्मेशन फीड किए थे वो सेव नहीं हो पाई। तो जीएसटी की रिटर्न जब हम भरते हैं ना तो हम बीच बीच में सेव दबाते रहते हैं। ठीक है, जब आप सारी इंफॉर्मेशन भर लेते हैं तो फाइनल सेव जो आप करते हैं उसको कहा जाता है सबमिट।
आया समझ? सबमिट का मतलब क्या होता है? जब हमने सारी इंफॉर्मेशन फाइनली भर ली तो हम उसे करते हैं सबमिट। लेकिन सबमिट करने से क्या रिटर्न आपकी फाइल हो गई? नहीं, इंफॉर्मेशन फाइनल हो गई, आप ये कहते हो। व्हेन यू आर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन इज फाइनल, बट हैव यू सेंड इट टू जीएसटी डिपार्टमेंट? क्या आपने जीएसटी को भेज दिया? नहीं, मैंने भेजा नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डाटा मैंने फीड किया है ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद आपको करना होता है डिजिटली साइन, या फिर आप आधार ओटीपी से वेरीफाई करते हैं, तब जाके रिटर्न क्या होता है? फाइल हो जाता है। नाउ द रिटर्न इज फाइल्ड। तो आप ऐसे समझ लीजिए, फाइनल इंफॉर्मेशन जो हम सेव करते हैं ना बिफोर डिजिटली साइनिंग द रिटर्न, इट इज कॉल्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न, वो होता है सबमिट। एंड व्हेन यू हैव साइंड द रिटर्न, इट इज कॉल्ड रिटर्न इज फाइल्ड। और जीएसटी में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने सबमिट किया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फाइल करेंगे तभी वो डेट मानी जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब जीएसटी आया था तो रिटर्न कैसे प्लान किए गए थे। बड़ा सुंदर मैकेनिज्म था, इतना अच्छा था कि शायद अगर ये होता तो बड़ा स्मूथ चल रहा होता जीएसटी। लेकिन वो सिस्टम ऐसा था कि हम मान के चले कि व्यापारी बहुत ही कंप्लायंस में स्ट्रांग होंगे, वो कानून का बड़ा अच्छा पालन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भारत में, जिसकी वजह से सरकार को वो रिटर्न बदलने पड़े। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, किसी और की नॉन कंप्लायंस की वजह से कोई और सफर कर रहा था। जीएसटी का पालन एक्स नहीं कर रहा था और सफर वाई कर रहा था। गवर्नमेंट ने कहा यह सिस्टम तो नहीं चल पाएगा, गलती कोई और करे और रोना किसी और को पड़े, ऐसा कैसा कानून। और इसलिए वो पुराने फॉर्म्स को हटाया गया और नया फॉर्म लाया गया। आइए उस पुराने फॉर्म को समझते हैं। उसमें था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये पुरानी बात है, बस आपको सिस्टम समझना है, ये रिटर्न के फॉर्म्स नहीं समझने, क्योंकि ये तो एक्टिव ही नहीं है। जीएसटीआर 1 थी सेल की रिटर्न, हालांकि ये रिटर्न आज भी लागू है। 2 और 3 आज नहीं है, ये दोनों हट गए हैं। कानून में आज भी लिखा हुआ है, कानून में तो आज भी लिखा हुआ है, जीएसटी एक्ट में तो लिखा ही हुआ है ये रिटर्न। जीएसटीआर 1 सेल की रिटर्न। अब मैं पुरानी बात कर रहा हूं इसलिए कहूंगा कि सेल की रिटर्न थी। जीएसटीआर 1 गवर्नमेंट ने बनाई थी सेल की रिटर्न, कि इसमें हर व्यापारी अपना सेल बताएगा। ठीक है, सेल भी बताने के दो तरीके होंगे। जितने B2B सेल होंगे, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल, ठीक है, रजिस्टर्ड बंदे को जो आप सेल कर रहे हो, तो वो आप बताओगे इनवॉइस वाइज। और जितनी B2C सेल होगी वो बताना है कंसोलिडेटेड, मतलब इकट्ठा। अब B2B इनवॉइस वाइज जब बताओगे तो कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे, आप बताओगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, फिर पार्टी का जीएसटी नंबर, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी इस पे कितना, टोटल वैल्यू कितना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब अपनी सेल की रिटर्न भर रहा हूं तो मैं इनवॉइस वाइज सारी डिटेल डाल रहा हूं, जितनी B2B इनवॉइसेस है सबका जीएसटी नंबर यहां पढ़ते जा रहा है, जिसने मुझसे माल खरीदा है। एक बात बताइए, अब मेरी बात समझिए, मैंने जिससे जिससे माल खरीदा सबने अपनी सेल की रिटर्न भर दी। मैंने जिससे जिससे माल खरीदा सबने अपनी सेल की रिटर्न भर दी। तो क्या मेरा परचेज गवर्नमेंट को पता हो गया? हां, क्योंकि जब भी कोई सेल की रिटर्न भर रहा है तो मेरी सेल जो उसने मुझे बेचा है वो मेरे जीएसटी नंबर के साथ यहां पे फिल कर रहा है। इसी तरीके से मैंने जिस जिस व्यापारी से माल खरीदा है सबने अपनी सेल की रिटर्न भरी। तो जब सबने अपनी सेल की रिटर्न भरी तो मेरी परचेज ऑटोमेटिकली पता चल गई सरकार को। अब सरकार क्या करती है, सबकी परचेज को इकट्ठा कर देती है, एक जगह कर देती है। अब यहां पे जिसकी जिसकी परचेजेस है, ये जो सेल है
ये एक व्यापारी ने तो सेल फाइल की, ठीक है, लेकिन ये किसी ना किसी की तो क्या है, परचेज है, तो उसके ये परचेज में चली जाएगी इन GSTR 2A। गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया कि हर कोई अपनी सेल के रिटर्न फाइल करो, और सेल के रिटर्न से हम क्या बना देंगे, GSTR 2A बना देंगे। GSTR 2A बना देंगे जिसमें सबको अपनी परचेज दिखाई देगी। यानी मुझे अपनी परचेज सरकार को नहीं बतानी, सरकार के लिए तुम्हारी परचेज राज अग्रवाल हमको पता है, तुमने जिससे जिससे माल खरीदा है ना, सबने अपनी सेल बताई है ना, तो इससे पता चल गया तुम्हारी परचेज कितनी है। कितनी सुंदर बात। सरकार ने कहा सब कोई अपनी सेल बताओ। कब बताओ, अगले महीने की 10 तारीख को। गवर्नमेंट ने ये कहा अगले महीने की 10 तारीख को सब कोई अपनी सेल बता दो, ठीक है। और जैसे ही सब कोई अपनी सेल बता देगा तो सबकी परचेज तैयार हो जाएगी, कैसे, GSTR 2A में हो जाएगी कि नहीं। अब GSTR 2A में सरकार ने कहा कि देखो अब तुम्हारी परचेज ऐसे दिखाई देगी। अब मैंने अपनी परचेज देखी, कैसे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है इनवॉइस नंबर इतना, डेट इतना, इस सप्लायर से, सप्लायर का नाम दिखाई दे रहा है, उसका GST नंबर दिखाई दे रहा है, और टैक्सेबल वैल्यू कितने का माल लिए हैं और कितना उस पर GST पे किए, ये दिखाई दे रहा है। कह रहा है जितने आइटम, इस तरीके से ढेर सारी इनवॉइस, सारी परचेज मेरी दिख रही है। अब कह रहा है सबके आगे, एक एक आइटम के आगे कुछ बटन्स लगे होंगे। कैसे बटन लगे होंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड, मॉडिफाई। आइए समझिए, ये 4 बटन लगे होंगे हर परचेज के सामने। अब मैं इसमें GSTR 2A में देखूंगा, ओ मैंने रामलाल हलवा से ये परचेज किया है, अच्छा ठीक है, सही है, ये सही है, एक्सेप्ट बटन दबा देंगे, ये वाली बटन दबा देंगे। दूसरा देखा, हाँ सही है, एक्सेप्ट बटन दबा दिया, खटाखट 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 सब सही है परचेजेस, एक्सेप्ट बटन दबा दिया। ये जैसे ही मैं एक्सेप्ट बटन दबा रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन उठ के पता है GSTR 2A से कहां चली जा रही है, एक्सेप्ट बटन दबाते ही ये GSTR 2 में चली जा रही है, जिसे कहा जाता है परचेज की रिटर्न। GSTR 2A परचेज की रिटर्न नहीं है, GSTR 2A ऑटो पॉपुलेटेड परचेज है आपकी। GSTR 1 से किसी ने सेल फाइल किया, उससे आपकी परचेज अपने आप क्रिएट हो गई, ये एक स्टेटमेंट है GSTR 2A, ऐसे समझिए, जिसमें आपकी परचेज दिखाई दी और आपने जैसे ही एक्सेप्ट का बटन दबाया तो GSTR 2 खड़ा हो गया आपका। क्या खड़ा हो गया, GSTR 2, ये खड़ा हो गया, परचेज की रिटर्न। और मुझे 15 तारीख तक क्या करना था, 10 तारीख तक तो सबको अपनी सेल फाइल करनी है, फिर 11 से 15 गवर्नमेंट ने समय दे दिया कि इसमें आप क्या कीजिए, अपना सब एक्सेप्ट वगैरह कर लीजिए और इसको फाइल बटन दबा दीजिए, मतलब बस सीधे डिजिटली साइन कीजिए, फाइल हो गया। जल्दी से बताइए, क्या मुझे GSTR 2 परचेज के रिटर्न में कुछ खुद से भरना पड़ा? नहीं, मुझे तो खटाखट एक्सेप्ट बटन दबाना है, काम हो गया, परचेज मेरी पता चल गई और मैंने डिजिटली साइन किया, रिटर्न जमा हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि बस जैसे ही आप 2 फाइल करेंगे, 15 तारीख तक ये कर देना है, उसके बाद GSTR 3 पे आइए। ये 15 तारीख, 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच करना है। क्या करना है इसमें? इसमें भी कुछ करना नहीं है, गवर्नमेंट के लिए हम ही कर देंगे। GSTR 1 से आपका आउटपुट टैक्स पता चल जाएगा हमको, और GSTR 2 से मुझे आपका ITC पता चल जाएगा। इसको हम खुद ही एडजस्ट कर देंगे, बस जितना बैलेंस बच जाएगा तुम इसको वहीं पे बटन क्लिक करना, चालान क्रिएट होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना और फिर रिटर्न फाइल कर देना। मतलब बस इसमें टैक्स की पेमेंट करना है, रिटर्न फाइल कर देना है, डिजिटली साइन करिए, रिटर्न फाइल हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने कितना प्यारा मैकेनिज्म बनाया था कि GST में कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप अपनी सेल बताओ, परचेज अपने से तैयार होगा, आप एक्सेप्ट बटन दबाना, परचेज की रिटर्न क्रिएट हो जाएगी, उसको फाइल कर देना, फिर उसके बाद GSTR 3 भरना होगा, जिसमें भी कोई मेहनत नहीं करनी है। गवर्नमेंट के लिए हम खुद ही तुम्हारे सेल रिटर्न से तुम्हारी आउटपुट लायबिलिटी निकाल लेंगे और तुम्हारी परचेज रिटर्न से तुम्हारी ITC निकाल लेंगे, दोनों को एडजस्ट कर देंगे, तुम बस चालान के थ्रू टैक्स जमा करना और फाइल कर देना, काम खत्म।
अब आप कहोगे सर यहां पे तो और भी बटन है, इसका क्या मतलब है? रिजेक्ट कब करेंगे? एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी परचेज में एक ऐसी परचेज दिखाई दे रही है जो मेरी है ही नहीं? हो सकता है। पता है, जो सेलर है ना, उसने गलत जीएसटी नंबर भर दिया, उसने मेरा जीएसटी नंबर भर दिया, माल किसी और ने खरीदा था। हो सकता है ऐसा, मेरा जीएसटी नंबर गलती से भर दिया, माल किसी और ने खरीदा था, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं भाई ये मेरा माल नहीं है, परचेज नहीं है, रिजेक्ट बटन दबा दीजिए, हट जाएगा। ये नहीं जाएगा टू में। टू में क्या जाएगा? जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर टू में कौन सा जाएगा? जो आप एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब ये होल्ड बटन कब दबाने की जरूरत पड़ती है? होल्ड का मतलब होता है ना तो अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी रुके रहो। क्यों रुके रहे हो भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कानून बना है कि आपके पास माल भी आ जाना चाहिए और बिल भी आ जानी चाहिए। मेरे पास माल भी आ जाना चाहिए, बिल भी आ जानी चाहिए, तब क्रेडिट लेना है। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट बटन दबाया तो आपके कहां चला जाता है? वो परचेज में, ठीक है, और वहीं से आईटीसी उठ जाती है पूरी की पूरी। तो क्रेडिट तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। क्यों? पता है, क्योंकि माल नहीं आया है। बिल तो आ गया है, माल नहीं आया है। अगर माल नहीं आया अभी तो मैं इसको होल्ड दबा दूंगा, बाद में इसको क्या करूंगा, जैसे ही होल्ड दबा दूंगा तो फिर चारों बटन क्लियर हो जाएंगे, उसके आगे अगले महीने फिर दिखाएगा ये। अभी इस महीने नहीं, इस महीने होल्ड दबा दिया तो अगले महीने में ना फिर दिखाई देगा ये चारों बटन के साथ, ये वाला परचेज। तो अगले महीने एक्सेप्ट कर लेना, उस समय तक हो सकता है परचेज हो गई हो, नहीं तो फिर होल्ड दबा देना। अगर माल तब भी नहीं पहुंचा होगा तो फिर होल्ड दबा देना। और ये बात समझ में, होल्ड दबाने का मतलब क्या है कि अभी इस महीने के बाद वो अगले महीने में फिर से दिखाई देगा आपको। मॉडिफाई क्या है? मॉडिफाई ये है कि परचेज तो मेरी है, परचेज तो मेरी है, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत है। पता है, इसमें इनवॉइस नंबर गलत डला हुआ है। मेरे में इनवॉइस नंबर कुछ और बता रहा है, जो बिल आई है उसमें इनवॉइस नंबर कुछ और है। तो मैं इसमें मॉडिफाई कर देता हूं, मॉडिफाई करके सबमिट बटन दबा देता हूं। तो ये इंफॉर्मेशन पता है किसको चली जाती है? सेलर को। अब सेलर अगर मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ऑप्शन आता है मॉडिफाई, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर से आपके पास आ जाता है। अब आपको फिर से दिखाई देता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड, मॉडिफाई। तो अब सही हो गया है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सुंदर, क्या सिस्टम था, सोचिए ना, कितना बेहतर रिटर्न था कि नहीं था। लेकिन आ पाया ये सब? नहीं। अब आप कहोगे क्यों नहीं आ पाया सर, इतना बढ़िया तो था ये सिस्टम, क्यों नहीं आ पाया? ध्यान से सुनिए। मैं महीने के अंत पे, आज 10 तारीख हो गया, मैंने अपनी सेल रिटर्न जमा कर दी। 11 तारीख को मैं अपनी परचेज देखने के लिए बैठा, बटन दबाऊंगा बटन दबाऊंगा, बड़ा मन था, ठीक है, हाथ में सैनिटाइजर वगैरह लगा के बैठा हूं, आज बटन दबाऊंगा, कौन सा? एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड या मॉडिफाई में से। और भाई अगर सारी की सारी सही होगी तो एक्सेप्ट बटन ही दबाना है मुझको। लेकिन मेरा कोई भी सप्लायर अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं किया। वो लोग सेल की रिटर्न नहीं फाइल किए थे। क्या मेरा परचेज 2A में दिखाई देगा? नहीं। मैं तरस गया, मेरे हाथ सैनिटाइज किए हुए वैसे के वैसे पड़े, इसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोई बटन नहीं दबा सकता। क्यों? क्योंकि एक भी परचेज 2A में दिख ही नहीं रही है मेरे। और इसकी वजह यह है कि मेरा कोई भी सप्लायर अपनी सेल के रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। मेरा 11 तारीख से 15 तारीख निकल गया, ये देखते देखते आंखें गड़ा के देख रहे हैं, ठीक है, चश्मे को साफ कर करके देख रहे हैं कि भाई कुछ तो दिख जाए, मेरे 2A में दिखाई नहीं दिया। 11 से 15 बीत गई, आ गया समय जीएसटीआर 3 का। अब गवर्नमेंट कह रही है जीएसटीआर 3 में तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी सेल रिटर्न उठाएंगे और परचेज से आईटीसी उठाएंगे। परचेज तो ठीक ही नहीं थी, 2 तो मेरा है ही नहीं कुछ। तो यानी मेरी 1 पैसे की आईटीसी नहीं है, जितना सेल पे जीएसटी था वो सब मुझे जमा करने को लिए रिटर्न बोल रहा है जीएसटीआर 3। बताइए क्या मेरी गलती है इसमें? मैंने तो सेल रिटर्न फाइल किया था अपना, किसी और ने सेल रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए मेरी परचेज नहीं दिखी और इसलिए मेरी परचेज की रिटर्न फाइल नहीं हो पाई। हुआ ना गलत मेरे साथ? तो गवर्नमेंट ने कहा ये चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अगर परेशानी ये होती कि 100 में से 90 लोग कर रहे हैं, 10 लोग नहीं कर रहे हैं सेल रिटर्न, चल जाता। 80 लोग कर रहे हैं, शायद तब भी सरकार चला लेती। लेकिन शायद 10 में 5 लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, 95 नहीं कर रहे थे।
यानी किसी की परचेज नहीं मिल रही है, सब परेशान है, परचेज तो मिल ही नहीं रही है, सेल करने वाला तो सेल रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है अपनी। गवर्नमेंट ने कहा ये सब हो ही नहीं पाएगा, 2-3 बंद करो, सेल की रिटर्न तो ले लो, सेल तो ले लो, लेकिन 2 कैसे बनेगा, हटाओ ये सब। गवर्नमेंट ने कहा हम इसकी जगह पे लाते हैं जीएसटी या 3B, 2-3 हटा के दोनों की जगह पे एक रिटर्न आया 3B। गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे एक काम करो, तुम अपनी परचेज खुद से बता दो, खुद से परचेज बता दो, और फिर जो एडजस्टमेंट होता है ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो भी खुद ही कर दो। अब आउटपुट टैक्स और माइनस इनपुट टैक्स ये भी खुद ही से कर दो, और जितना आ रहा है डिफरेंस काट के इसको पे करो, रिटर्न फाइल करो। ये है 3B। मतलब अपनी परचेज भी दिखाओ, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स खुद से ही लिख के करो ये भी, और पे करके खत्म कर दो काम। कुछ भी ऑटो नहीं होगा, क्योंकि ऑटो मोड में देश चलाने के लिए लोगों को कंप्लायंस में हाई होना पड़ेगा। देखिए ये ऑटो मोड इतना सिस्टमैटिक तभी चलता है जब लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। हमारे देश में तो लोग रिटर्न फाइल ही नहीं करते ना। राइट? तो ये परेशानी थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन दोनों रिटर्न को बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे सर कब बंद किया, जीएसटी आया कब था? जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, पहले महीने में गवर्नमेंट ने जीएसटी 1 भरवाया और 2 भी भरवाया। अगस्त में, जुलाई का जीएसटी 1 भरवाया, 2 भरवाया। गवर्नमेंट ने भरवाया, बोला कि भरो, किसी ने भरा नहीं, किसी ने भरा नहीं। और गवर्नमेंट ने अगस्त महीने के बाद ही तुरंत 3B ला दिया और कहा सबको 3B भरना है। जिन्होंने 2 भर भी दिया है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, वो माना जाएगा भरा ही नहीं गया था, मतलब 2 कैंसिल हो गया। कुछ लोगों ने क्या भरा था? हाँ भरा था, क्योंकि आया तो था ही, तो कुछ तो अच्छे लोग हैं ही ना, वो भर दिए थे 2। गवर्नमेंट ने कहा वो माना नहीं जाएगा, जिन्होंने भरा वो भी भूल जाओ, अब तुमको 3B भरना है, 1 और 3B। पता है मैंने भरा था, मैं आपको बता दूं, मैंने भरा था। और मैं आपको यह भी बता दूं, मेरी रिटर्न आज तक टाइम दी गई है, आज तक टाइम दी गई है। ठीक है, मतलब हमेशा लास्ट डेट तक भी नहीं, पहले ही जाती है। और मैंने 2 भी भरवाया था, मेरी जीएसटी 2 भी फाइल हुई थी, हालांकि गवर्नमेंट ने फिर उसको नल एंड वॉइड कर दिया और 3 भी भरवा दिया। क्लियर है सबको यहां तक की बात? तो ये पूरा मैकेनिज्म था जीएसटी का, इतना सुंदर। अच्छा, फिर जैसे ही मैं ये मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं ना, तो लोग कहते हैं फिर यानी गवर्नमेंट ये सोच के बैठी थी क्या कि सारे लोग सेल के रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि परचेज तो ऑटो आता है। तो क्या गवर्नमेंट ये सोच के बैठी थी? अगर गवर्नमेंट ये सोच के बैठी थी कि हिंदुस्तान में सारे लोग अपनी जीएसटी की रिटर्न टाइम पे जमा करेंगे, तो गवर्नमेंट की गलती है। ये तो सोचना भी अपराध है भारत जैसे देश में। अगर गवर्नमेंट ये सोच के कानून बनाई कि सारे लोग जीएसटी का रिटर्न समय पे जमा कर देंगे, तो फिर तो ये सरकार की गलती है, ये सोच ही गलत है। सरकार की सोच गलत नहीं थी, मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100% मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी 90-95% मान के चल रहे हैं लोग फाइल करेंगे। इसलिए यहां पे एक और बटन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, ये तो सारे परचेज के सामने ये 4 बटन थी, और एंड में एक बटन थी जिसका नाम था ऐड इनवॉइस। अगर कोई परचेज नहीं दिख रही है ना, तो आप अपने से ऐड कर लो, वहां पे दबाओ और खुद से भर दो। जैसे ही आप भरोगे तो आपने जिसका जीएसटी नंबर लिखा है कि इससे मैंने परचेज किया, उसको ये इंफॉर्मेशन मूव हो जाएगी। और वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा, तो वापस से अब आपके जीएसटी या 2A में दिखाई देगा, और वहां से आप एक्सेप्ट करके 2 में शिफ्ट कर दीजिए। मतलब अगर आपके 2A में इनवॉइस नहीं दिख रही है परचेज की, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और जब आप ऐड करेंगे तो सप्लायर को यह बात इंफॉर्म करेगा, और सप्लायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर से 2A में वो इनवॉइस दिखाई देगी विथ 4 बटन्स, और आप वहां से एक्सेप्ट करके वापस से उसको कहां मूव करा सकते हैं? जीएसटी या 2 परचेज की रिटर्न में। लेकिन एक बात बताइए, ये बटन किस लिए था? ये 1-2 इनवॉइस को ऐड करने के लिए था कि मेरी अगर 100 परचेज ड्यूरिंग द मंथ है तो सारी पर ऐड कर दें हम खुद ही? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने ऑटो सिस्टम बनाया था ना, कि देखो सेल से हम परचेज निकालेंगे, भरना थोड़ी ना था इसको। ये तो अगर मेरी 100 परचेज में से 1-2 नहीं है तो वो ऐड कर दें, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बटन बनाया था।
लेकिन कोई सेल के रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, तब तो मुझे परचेज खुद ही से सारा ऐड करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, हम यहां पे अगर ऐड कर देंगे तो क्या वो सप्लायर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा? जो अपनी रिटर्न ही नहीं भरता है वो निकम्मा करेगा ही नहीं। अरे जो अपनी सेल के रिटर्न नहीं भर रहा है, अगर हम यहां से ऐड इनवॉइस करेंगे तो उसको इन्फॉर्म करेगा ना। वो जीएसटी का पोर्टल कभी खोलता ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कहां से करेगा? तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो जब जीएसटी की रिटर्न भरी नहीं रही थी, गवर्नमेंट ने देखा 100 में 4 लोग रिटर्न भरते हैं, 96 लोग भरते ही नहीं है, कहां से ये सब हो पाएगा? और गवर्नमेंट तो मान के उल्टा चल रही थी ना कि 100 में 96 लोग करेंगे, 4 लोग नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सब होगा नहीं, छोड़ दीजिए ये सब 2, 3। उसकी जगह लाते हैं 3 भी, अपने से अपनी परचेज बताइए, अपनी लायबिलिटी बताइए, पे कीजिए, खत्म करिए काम। ऑटो खत्म ही हो गया, सिस्टम ही खत्म हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। पता है, आपको पता है कि ई इनवॉइसिंग आने वाली है। ये ई इनवॉइसिंग का मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई इनवॉइसिंग? बेसिकली ई इनवॉइसिंग का मकसद यह है कि जैसे ही आप पोर्टल पे जीएसटी के बिल बनाएंगे तो वो अपने आप आपकी सेल की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको सेल की रिटर्न भी फाइल करनी नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आपका सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, किसी ना किसी का परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपकी जीएसटीआर 1 ऑटो बनेगी, तो सबकी जीएसटीआर 2 ऑटो बनेगी, और जीएसटीआर 2 ऑटो बनेगी तो 3 भी ऑटो बनेगी। ये मकसद है ई इनवॉइस का, कि जो लोग इनवॉइस काट दे रहे हैं मैनुअल और फिर उसके बाद वो रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो ई इनवॉइसिंग कर देंगे तो बिल जैसे बनेगी वैसे ही रिटर्न भी तो तैयार है, सेल तो रिकॉर्ड हो ही रही है आपकी, कुछ करना थोड़ी ना है। क्या आपको पता है विदेशों में ये जीएसटी का सिस्टम कैसा है रिटर्न का? आप जानना चाहेंगे? देखिए, ये सब मैं क्यों बताता हूं, आपके दिमाग को खोलने के लिए। क्या पड़ी है मुझे इतनी मेहनत करने की और आपको इतनी सारी बातें बताने की, क्या हुआ, क्यों गवर्नमेंट ने ये सब किया। अभी सच पूछिए तो अभी आज का रिटर्न क्या है मैंने बताया ही नहीं, और कितनी देर आपसे बातचीत कर लिया हूं। चलिए आपको बताता हूं कि विदेशों में जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। पता है, वहां सिस्टम ही नहीं है रिटर्न का। सर रिटर्न होता ही नहीं जीएसटी का? नहीं, बहुत सारे देश हैं जहां पे जीएसटी के रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती और 1 पैसे की चोरी नहीं हो पाती है। 100% टैक्स सरकार को मिल रहा है। सिस्टम क्या है आइए समझिए। क्या भारत सरकार भी वही कोशिश कर रही है? कोशिश कर रही है, कर नहीं पाएंगे सब। यहां बड़ी दिक्कत है ना इंडिया में तो। ठीक है, आज व्यापारी वर्ग में 80% व्यापारी को तो कंप्यूटर चलाने नहीं आता, सिस्टम ऑटो करोगे कैसे? ये तकलीफ बहुत सारी है हिंदुस्तान में। ठीक है, गवर्नमेंट वही सिस्टम करना चाह रही है विदेश वाला, और उसी के लिए अब डायरेक्ट तो वैसा हो नहीं सकता, तो उसके जैसा जैसा कुछ मॉडल बना रहे हैं कि कुछ हो जाए, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन परेशानी तो यहां यह है कि ऑटो मोड लाने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, और हिंदुस्तान के 80% व्यापारियों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। तो हम लाएं कैसे ये ऑटो सिस्टम? आइए विदेश की बात बताते हैं आपको। विदेशों में ई इनवॉइसिंग होती है 100%। बहुत सारे कंट्रीज में सबको ई इनवॉइस बनाना है, मतलब इसको उसको बनाना है, 100 करोड़ से ज्यादा वालों को बनाना है, 1000 करोड़ से नहीं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहीं पे जाके बिल बनती है, कच्चा पुर्जा कुछ नहीं होता वहां। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही बिल बनेगी। अब पूरी की पूरी बिल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बनी है। जल्दी से बताइए, क्या आपकी सेल गवर्नमेंट को पता चल गई? हाँ, तो हर कोई वैसे ही सेल बना रहा है अपनी, तो क्या आपकी परचेज भी गवर्नमेंट को पता है? हाँ भाई, सारी की सारी बिल ही अगर इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर पे बन रही है, तो सेल परचेज सब आपकी पता है। अब आप जब अपना जीएसटी का पैनल खोलते हो, विदेशों की बात कर रहे हैं, तो आपके पैनल में रोज आपकी सेल और परचेज दिखाई देता है। वैसे ही सेल का टैक्स यानी आउटपुट टैक्स दिखाई देता है,
और रोज का रोज आपका इनपुट टैक्स भी दिखाई देता है, और रोज का रोज आपकी लायबिलिटी कितनी है दिखाई देती है। हर दिन बताता रहता है बैलेंस, रोज का रोज आपका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्ट कर करके बताते जाता है, मतलब इस समय कितनी लायबिलिटी चल रही है पता है आपको। कुछ करना नहीं है, कुछ हमको फाइल वाइल करना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है सरकार को नहीं, तुम बिल काटो ना, बस अब तुम बिल काटो, सारी चीज अपने आप हो रही है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, जीएसटी की वेबसाइट पे बिल काटिए, सारी चीज अपने आप हो रही है। और गवर्नमेंट ने डेट निर्धारित कर दी है कि हर महीने की 15 तारीख और हर महीने की 30 तारीख को जो भी बैलेंस इसमें दिख रहा है ये आपको क्लियर करना है, नहीं तो ब्याज शुरू हो जाएगा। जो 15 तारीख या 30 तारीख का बैलेंस दिख रहा था उस पर ब्याज शुरू हो जाएगा। या गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया 10 तारीख 20 तारीख 30 तारीख को जो भी आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है यहां पे वो क्लियर करते रहिए। कोई रिटर्न नहीं होता, बस पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। गवर्नमेंट हमारी भी यही करना चाहती है। जो ई इनवॉइसिंग ला रही है ना, पहले तो ला रही है बड़ी कंपनियों के लिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बिल काटेंगी, ठीक है, उनकी सेल रिटर्न तैयार हो जाएगी। तो ऑटो अब धीरे धीरे ये सब लाएंगे कि देखिए सेल रिटर्न तैयार हो जाएगी उनकी कुछ हद तक, ठीक है। तो सेल रिटर्न उनकी तैयार होगी, ऑटो धीरे धीरे गवर्नमेंट ये ई इनवॉइसिंग सबके लिए मैंडेटरी करेगी, और जब सबके लिए मैंडेटरी कर देगी ना तो सेल परचेज सब ऑटो हो जाएगा, और फिर आपकी रिटर्न भी ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में, इतना जल्दी ये सब पॉसिबल नहीं है, आने वाले 3-4 साल बाद शायद ऐसा सिस्टम हो जाए हमारे देश में भी जैसा विदेशों में चलता है कि हर दिन हमको अपनी लायबिलिटी पता है, और महीने की 1, 2, 3 कुछ इस तरीके की डेट्स डिसाइड हो गई, गवर्नमेंट कहती है अपनी लायबिलिटी क्लियर कर दीजिए, राइट। So this is all about the mechanism of GST throughout world and what was originally planned in our country, that is India, and now we are going to see what is currently operating under GST return. The various returns prescribed in the GST Act read with GST return rules are as follows. GSTR1 is सेल की रिटर्न, और ये आपको फर्निश करनी होती है, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब सेल की रिटर्न। ये कब जमा करनी है? 11th ऑफ द सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। कुछ लोगों को ये रिटर्न क्वार्टरली जमा करनी होती है, कुछ को मंथली। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का था लास्ट ईयर, जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ रुपए तक का था, वो करंट ईयर में GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, और जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा था उनको रिटर्न मंथली फाइल करनी होती है GSTR1, ठीक है। तो 11th ऑफ द सक्सीडिंग टैक्स पीरियड का मतलब क्या है? जिनको मंथली फाइल करनी है वो अप्रैल का 11 मई को जमा करेंगे, मई का 11 जून को जमा करेंगे। लेकिन जिनका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए तक था तो वो करंट ईयर में क्वार्टरली जमा करेंगे रिटर्न सेल की, तो अप्रैल मई जून की 11 जुलाई को जमा करेंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर की 11 अक्टूबर को जमा करेंगे, ठीक है। तो बस याद रखिए GSTR1 सेल की रिटर्न, 11th ऑफ द सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। अच्छा, अब जैसे ही GSTR1 होगा इससे ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR2A बन जाएगा। क्या 2A से परचेज बनाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि 2A में सारी चीज दिखती ही नहीं, हम क्या करें, बड़ी मजबूरी है हमारी, लोग सीरियल रिटर्न जमा करते नहीं है जिससे 2A ठीक से बनता नहीं है। लेकिन 2A बन रहा है कि नहीं? हाँ, 2A बनाया जा रहा है। ये ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी जीएसटी के पोर्टल पे। इसके 4 पार्ट हैं 2A के, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जिनके भी पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, आप अपने पेरेंट्स से जीएसटी नंबर लेके लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कुछ करेंगे नहीं आप, ठीक है, और करिएगा भी मत उसमें, बस वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा लॉगिन करके, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये सबका। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या होता है? जो मैंने बताया ना कि जो सेल होती है वो ऑटो पॉपुलेट होके GSTR1 में आ जाती है, वो होती है पार्ट ए में दिखाई देती है, वो GSTR2A के पार्ट ए में दिखाई देती है। जो हमने परचेजेस किया वो यहां दिखाई देगी। अब होता है ISD भी आपको काट काट के बिल देती है, ISD से भी बिल मिलती है। जो मुझे ISD से बिल मिलती है ना, वो पता है कहां पड़ी होती है? GSTR2A के पार्ट बी में, वो भी तो मेरी परचेज ही है, उसकी भी तो ITC लेनी है। तो GSTR2A में वो चीज आपको मिलता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्रेडिट मिल जाएगी, मतलब
वो आपकी एसेट है एक तरीके से, आप समझिए, ठीक है। तो जीएसटीआर 2A में परचेज आपकी आ गई पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या आ गया, आईएसडी की इनवॉइस। पार्ट सी में क्या आता है, देखिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 2.5 लाख रुपए से ऊपर का, तो 2% का टीडीएस काटते हैं, ठीक है। और वो टीडीएस काट के अपनी रिटर्न फर्निश करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि मैंने इस जीएसटी नंबर का इतना टीडीएस काटा है। तो जिसका टीडीएस कटा होता है डिडक्टी को, ये कहां पता चलता है, डिडक्टी को जीएसटीआर 2A में पता चलता है पार्ट सी में। यानी अगर आपने किसी से माल खरीदा है तो देखिए आपको पता चलेगा पार्ट ए में। आईएसडी की इनवॉइस आई है आपके पास तो आपको पार्ट बी में पता चलेगा। किसी ने आपका टीडीएस काटा है तो आपको पता चलेगा पार्ट सी में। और किसी ने आपका टीसीएस काटा है, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटता है, वो काटा है तो वो पार्ट डी में पता चलेगा, ठीक है। पार्ट सी और पार्ट डी में ये पता चलेगा, ये उठ के पता है कहां चला जाएगा, इसका जो अमाउंट है ये कहां चला जाएगा, ये कैश लेजर में चला जाएगा अमाउंट, ठीक है। और ये दोनों का अमाउंट कहां जाता है, ये दोनों का अमाउंट जाता है क्रेडिट लेजर में। जीएसटी पोर्टल पे आपके 3 लेजर मेंटेन होते हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। तो पार्ट ए और पार्ट बी वाला तो आपका क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, क्रेडिट ले लीजिएगा, और ये कैश लेजर में चला जाएगा। टीडीएस टीसीएस जो अमाउंट काट के डिडक्टर और ईसीओ जमा करते हैं वो आपके कैश लेजर में जाता है, ठीक है। अब ये बात रही जीएसटीआर 2 की, तो इसको लिख दीजिए सस्पेंडेड, ये तो अभी चल ही नहीं रहा है, ठीक है। जीएसटीआर 3 ये भी लिख दीजिए सस्पेंडेड, बंद चल रहा है। फिर जीएसटीआर 3B है ये बच्चों, ये ए नहीं है, ये 3B है, करेक्शन कर लीजिए। और जब तक 2 और 3 चालू नहीं हो जाता, इसके बदले में 3B को चालू किया गया है। और ये कब तक जमा करना है, तो इसको जमा करना होता है अगले महीने की 20 तारीख या फिर 22 तारीख या फिर 24 तारीख। 20 तारीख नहीं है, ये कुछ स्टेट में 20 तारीख डेट है, कुछ में 22 है, कुछ में 24 है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, एक्चुअली होता क्या है, हिंदुस्तान में हर कोई रिटर्न जमा करता है एकदम आखिरी दिन। अब जैसे अगले महीने की 20 तारीख को आपको 3B जमा करनी होती है, तो 90% हिंदुस्तान अपनी रिटर्न 20 तारीख को ही जमा करता है। और जब इतने सारे लोग रिटर्न जमा करने लग जाते हैं तो जीएसटी की वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखते हैं जीएसटी वेबसाइट क्रैश, भारत सरकार धाराशाही, ठीक है, जीएसटी का लोड नहीं संभाल पाती हमारी भारत सरकार, ठीक है, बस हम व्यापारियों को परेशान किया जाता है, ये सब डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उधर गवर्नमेंट देख रही है, मोदी जी देख रहे हैं ये क्या नाटक चल रहा है, सारे के सारे 20 तारीख को ही रिटर्न फाइल करते हैं। अरे तुमको 1 तारीख से 20 तारीख पूरा इतना समय दिया गया है, हालांकि 1 तारीख से 20 तारीख पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। 20 तारीख को रिटर्न जमा करना होता है, 11 तारीख से आप 20 तारीख तक कभी भी कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे जुलाई की रिटर्न जमा करनी है तो क्या डेट है, आखिरी डेट 20 अगस्त, ठीक है। लेकिन 20 अगस्त तो आखिरी डेट है ना, क्या 20 ही अगस्त को जमा करना जरूरी है, नहीं, आप 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक कभी भी जमा कर सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 11 से 20 ही क्यों, 1 अगस्त को ही क्यों नहीं, तो वो अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा इंतजार करो, तसल्ली रखो, बता देंगे, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूं अभी दूसरी जगह घुसूं। तो 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप कभी भी रिटर्न जमा कर सकते हो। तो भाई 11 को कर लो, 12 को कर लो, 13 को कर लो, 20 को ही क्यों करोगे। लेकिन 90% इंडिया रिटर्न किस दिन फाइल करेगा, 20 अगस्त को ही करेगा। ये वैसे सिस्टम ही है हमारे देश में, ठीक है। जब तक आखिरी दिन नहीं आएगा ना, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम ये है, आज करी सो काल कर, काल करी सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों, राइट। तो यही वजह है कि 20 तारीख को रिटर्न फाइल करते हैं सारे लोग, और वेबसाइट हो जाती है क्रैश, और फिर शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे मतलब इंडियन जीएसटी डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि ये काम करते हैं, ये स्टेट वाइज लोड कम रहे इसलिए 3 डेट बना देते हैं। कुछ स्टेट के लिए 20 तारीख कर देते हैं, कुछ के लिए 22 कर देते हैं, कुछ के लिए 24 कर देते हैं। हालांकि हमारे यूपी में 20 चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट में 22 हो गया, कुछ स्टेट में 24 हो गया। अब पूरे हिंदुस्तान का लोड एक ही दिन पड़ेगा, नहीं। अब देखिए सब करेंगे तो आखिरी दिन ही,
तो कुछ लोगों के लिए 20 आखिरी तारीख हो गई, कुछ की 22 हो गई, कुछ की 24 हो गई, तो अब वेबसाइट पे लोड कम रहेगा और वेबसाइट क्रैश नहीं करेगी। तो सरकार की जो धज्जियां उड़ती थी ना वो नहीं उड़ेंगी, बस इसके लिए ये 3 डेट किया गया है। तो अब 20, 22, 24 का कारण पता है, सोशल मीडिया है। आपको बता दें, ये सोशल मीडिया पे जो भारत सरकार की इतनी धज्जियां उड़ रही थी जीएसटी को लेके, जीएसटी पोर्टल को लेके, उसका समाधान किया गया है कि चलो 3-3 डेट देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में है या फिर अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में है, उनको जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है, लेकिन अब जीएसटीआर 4 को बंद कर दिया गया है। जीएसटीआर 4 क्या था, कंपोजिशन वालों के लिए रिटर्न था, लेकिन ये रिटर्न बंद कर दी गई है और इसकी जगह एक नया रिटर्न चालू हुआ है, जीएसटी सीएमपी 08। आजकल ये भरा जा रहा है। तो याद रखिएगा, 4 वैसे तो कंपोजिशन का रिटर्न था, लेकिन फिलहाल बंद चल रहा है और उसकी जगह एक नया रिटर्न बना दिया गया है, जीएसटी सीएमपी 08, और आजकल ये भरवाया जा रहा है। आने वाले समय में ये वापस जिंदा होने वाला है, बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं क्यों, ठीक है। ये आने वाले समय में ये वापस से जिंदा होने वाला है। फिलहाल जीएसटी सीएमपी 08। जीएसटीआर 4A, जिस तरीके से हमारी परचेज मेरे 2A में दिखाई देती है, हम रेगुलर डीलर हैं तो मेरी परचेज मेरे 2A में दिखाई देती है, वैसे ही कंपोजिशन वालों को उनकी परचेज 4A में दिखाई देती है। कोई अंतर तो नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरा 2A वैसे ही कंपोजिशन वाले का 4A, मतलब रेगुलर डीलर का जो 2A होता है वही कंपोजिशन वाले का 4A होता है, ठीक है। ये ऑटो पॉपुलेट होता है सेल रिटर्न से। जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर 4A भी बना है और जीएसटीआर 1 से ही ऑटो पॉपुलेट होकर क्या बना है, बोलो बोलो बोलो, क्या बना है, जीएसटीआर 2A बना है। उसके बाद 5, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को अपनी जीएसटी रिटर्न किसमें फाइल करनी है, 5 में करनी है। कब करनी है, 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अच्छा, अब डेट की बात अब मैं आपको बता दूं। अब आप एक काम करिए, डेट याद करना बंद कर दीजिए इसके बाद से। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए धकाधक डेट को एक्सटेंड किए जा रही है, ठीक है। कोई डेट का सिर पैर रही नहीं गया, कोई कुछ कर नहीं रहा है। देखिए जीएसटी में सरकार एकदम तंग है, एकदम कहती है इस दिन कर देना, लोग नहीं करते हैं। कहती है हम पेनाल्टी लगा देंगे, फाइन लगा देंगे, देखो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। पब्लिक कहती है कर लेना जो करना है, ठीक है। कोई रिटर्न फाइल नहीं करता। तो गवर्नमेंट कहती है अरे तो कोई नहीं फाइल किया, कितना पेनाल्टी लगाएंगे, बिना पेनाल्टी के तो सब फाइल किए नहीं रिटर्न, अब पेनाल्टी लगाएंगे तो और नहीं करेंगे सब। तो गवर्नमेंट कहती है डेट को ना हम लोग 3 महीने से बढ़ा रहे हैं, एक बार कर दो फाइन भी नहीं लेंगे, जल्दी से कर दो, 3 महीने के अंदर कर दो, फाइन भी नहीं लेंगे, ठीक है। 3 महीना बीत जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। फिर गवर्नमेंट अगली बार धमकी वाला बोलती है, कहती है 1 महीने के अंदर करो, पेनाल्टी के साथ लेंगे, उसके बाद तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, नहीं तो कोई कुछ नहीं करता है। फिर गवर्नमेंट कहती है अच्छा 6 महीने का समय देते आओ, बिना फाइन पेनाल्टी के कर दो। बस यही हो रहा है। तो क्या डेट आपको याद रखनी है, नहीं। जीएसटी रिटर्न में डेट धकाधक बढ़ाए जा रहे हैं। आज तक पहले साल की जीएसटी की एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट नहीं आ पाई है। ये भगवान क्या चल रहा है अभी हमारे देश में। बहुत नॉन कंप्लायंस है, इसीलिए तो वो सब चल ही नहीं पाया जो सिस्टम हम आपको बात कर रहे थे। देखिए जब तक गवर्नमेंट ई इनवॉइसिंग नहीं करेगी और 100% व्यापारियों के लिए ई इनवॉइसिंग नहीं कर देगी कि सबको इलेक्ट्रॉनिक बिल बनानी है जीएसटी के पोर्टल पे जाके, तब तक देश सुधर नहीं पाएगा। और आपको लग रहा है ये हो पाएगा हमारे देश में, बहुत दूर लगता है। देखिए लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप चलाने नहीं आता है, कैसे बनाएंगे बिल, आप सोच के देखिए जरा, ठीक है। अभी इसके लिए बहुत सारा सिस्टम करना पड़ेगा। जिस तरीके से व्हाट्सएप चलाना आसान है ना, इस तरीके का सिस्टम लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को जीएसटी में बिल बनाने का। मतलब जिस तरीके से व्हाट्सएप करना आसान हो गया है, उस तरीके से जीएसटी का बिल बनाना आसान करना पड़ेगा, तब जाके शायद हमारे देश में भी क्या होगा, ये चालू हो पाएगा ये सिस्टम जीएसटी का। आज हमारे 125 करोड़ की जनसंख्या में, 125 करोड़ भी नहीं है, आज तो हमारी जनसंख्या देश की 135 करोड़ है। ये तो मोदी जी का भाषण सुनते सुनते ना 125 करोड़ देशवासियों सुनते सुनते 125 करोड़ दिमाग में बैठ गया। हालांकि आज हमारे देश की जनसंख्या 2014 में भी जब मोदी जी आए थे तो भी यही बोल रहे थे हमारे देश के 125 देशवासियों, ठीक है। आज इतने साल बाद भी 125 करोड़ देशवासियों ही बोलते हैं, ठीक है।
जबकि पॉपुलेशन इतने समय में 10 करोड़ बढ़ चुकी है। 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, जिसमें से आज व्हाट्सएप यूज करने वाले पता है कितने हैं? 30 करोड़, जो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, आपको बता दें। और ये व्हाट्सएप के 30 करोड़ यूजर किसकी देन है मालूम है? जियो की देन है। जो जियो ने फ्री सिम बांटे हैं ना, फ्री का इंटरनेट यूज कराया है ना, उसने 30 करोड़ व्हाट्सएप के यूजर बनाए हैं हमारे देश में। सोचो, आज भी 135 करोड़ में से फोकट का नेट पाने के बाद व्हाट्सएप चलाना सिर्फ 30 करोड़ लोगों को आया है। इनवॉइसिंग करने आ पाएगा? बस मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि कितना मुश्किल है अभी ये हमारे देश में, लेकिन गवर्नमेंट लगी है कि हमको ये करना है। आइडिया दे रहा हूं बस आपको कि 30 करोड़ आज व्हाट्सएप के यूजर हैं 135 करोड़ की जनसंख्या में, वो तब जब जियो ने फोकट की लत लगाई तब। चलिए देखिए, तो जीएसटीआर 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रिटर्न है 5A। OIDAR वालों को भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हाँ, जो OIDAR सर्विसेज देते हैं इंडिया के बाहर वाले, इंडिया में अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट्स को, तो उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 5A में। ये OIDAR वालों की रिटर्न है। जीएसटीआर 6 क्या है? रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये आईएसडी की रिटर्न है। आईएसडी वाले रिटर्न जमा करेंगे जीएसटीआर 6 में। 5 में नॉन रेजिडेंट, 5A में OIDAR, 6 में आईएसडी। 6A क्या है? 6A बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2A 4A था। आईएसडी को अपनी परचेज कहां दिखाई देगी? 6A में। आईएसडी भी तो किसी से खरीद के लाया है, तो जब वो सेल रिटर्न अपनी फाइल करेगा तो आईएसडी को भी तो उसकी परचेज दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी? 6A। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए बड़ी सुंदर सी बात। 2A, 4A, 6A, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक है। 2A, 4A, 6A, दो का पहाड़ा, ऐसे याद रखो। 2, 4, 6, बीच में आया था 5A। 5A अलग है, दुश्मन, वो अलग है। 5A अलग है। 2A, 4A, 6A तीनों एक जैसे हैं। 2A क्या है? रेगुलर रजिस्ट्रेशन जिसका होता है उसको 2A में अपनी परचेज दिखाई देती है। 2A, 4A, 6A तीनों में परचेज दिखाई देती है। ये परचेज स्टेटमेंट है, ठीक है। 2A में रेगुलर रजिस्ट्रेशन वालों को दिखाई देता है अपना परचेज, 4A में कंपोजिशन वालों को दिखाई देता है अपना परचेज, और 6A में आईएसडी को दिखाई देता है अपना परचेज। फिर आईएसडी बिल फाड़ के देगा रेगुलर वालों को, आईएसडी भी तो बिल फाड़ के देगा रेगुलर वालों को, तो उनकी परचेज दिखाई देगी कहां? 2A में। याद आ रहा है? पार्ट बी। आईएसडी जो बिल फाड़ के देता है तो वो किसी ना किसी की परचेज होती है, जिसकी परचेज होती है उसको कहां दिखाई देता है? 2A के पार्ट बी में। 2A में तो 4 पार्ट होते हैं ना, ABCD, ठीक है। आईएसडी जहां से माल खरीद के लाया है उसको अपनी परचेज कहां दिखाई देगी? 6A में। और 5A एकदम अलग चीज होती है। 5A क्या है? OIDAR की रिटर्न है, OIDAR की रिटर्न है। और ये 2A, 4A, 6A रिटर्न नहीं होता। ये क्या होता है? ये परचेज की स्टेटमेंट होती है, ऑटो पॉपुलेटेड। ये ऑटो पॉपुलेट होके आता है जीएसटीआर 1 से। ओहो, याद रखना पड़ेगा सब, भूलिएगा नहीं। 2A, 4A, 6A एक जैसे परचेज होते हैं सारे, ठीक है। ये रिटर्न नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट होती है परचेज की। लेकिन 5A जो AAA का नाम बदनाम कर रहा है बीच में आके घुस के, ये क्या है? 5A रिटर्न है OIDAR की। Now GSTR 7, return to be furnished by person liable to deduct tax at source under section 51 of the GST Act. ये सेक्शन 51 किसका है? ये टीडीएस काटने का सेक्शन है। सेक्शन 51 में जो टीडीएस काटते हैं वो लोग अपनी रिटर्न 7 में जमा करते हैं, ठीक है। 7A में ये कौन होता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होते हैं। 7A क्या है?
7A है सर्टिफिकेट टू बी इशूड टू द रेसिपिएंट बाय द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। अगर आप टीडीएस काटते हैं ना तो आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है, और 7A टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। दिस इज टीडीएस सर्टिफिकेट, जो आज की तारीख में देना जरूरी नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। पहले टीडीएस सर्टिफिकेट देना जरूरी होता था, अब टीडीएस सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। अब टीडीएस सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। जिस तरीके से इनकम टैक्स में आपका टीडीएस किसी ने काटा है तो आप 26 एएस में चेक कर सकते हैं, अपने 26 एएस में। पता नहीं सबको जानकारी है कि नहीं ये बात, कि आज मेरा कोई टीडीएस इनकम टैक्स में काटा है ना तो मैं 26 एएस में चेक कर सकता हूं। ठीक है, वैसे ही अब कोई मेरा अगर टीडीएस काटा है जीएसटी में तो वो भी एक स्टेटमेंट निकल जाती है जीएसटी के वेबसाइट से, तो सामने वाले को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। ये ईसीओ की रिटर्न है, जीएसटीआर 8 इज ईसीओ की रिटर्न। जीएसटी सीएमपी 08 याद आ रहा है, यहाँ पे दिखाया था मैंने कि जीएसटीआर 4 खत्म करके अब इसकी जगह जीएसटी सीएमपी 08 लाया गया है कंपोजिशन वालों के लिए। ये कंपोजिशन वालों की रिटर्न है जीएसटी सीएमपी 08। अब 9 से ये अब एनुअल रिटर्न शुरू हो रही है। 9 है एनुअल रिटर्न, 9A है एनुअल रिटर्न कंपोजिशन डीलर के लिए। ठीक है, 9B क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू बी सबमिटेड अलोंग विथ एनुअल रिटर्न फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब अपनी एनुअल रिटर्न जमा करेगा तो उसके साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जमा करेगा 9B में। ई कॉमर्स ऑपरेटर को 9B भी फाइल करना पड़ेगा। 9C क्या है, 9C है कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। ये ऐसे समझ लीजिए 9C ऑडिट रिटर्न, ये ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, तो जिनकी ऑडिट होनी है ना वो 9 भी भरेंगे और 9C भी भरेंगे। 9 है एनुअल रिटर्न और 9C उसकी ऑडिट रिपोर्ट हो गई। ठीक है, 10 क्या होता है, फाइनल रिटर्न। व्हाट इज फाइनल रिटर्न, अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेते हो तो एक आखिरी रिटर्न आपको भरनी होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनल रिटर्न। ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न साल भर की रिटर्न होती है, और फाइनल रिटर्न का मतलब होता है कि ये एक आखिरी रिटर्न, जब भी आप जीएसटी कैंसिल कराते हो तो फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, और फाइनल रिटर्न फाइल करने के बाद क्या एनुअल भी फाइल करनी है? हाँ, एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। फाइनल रिटर्न में दूसरी चीज होती है। देखिए फाइनल रिटर्न में क्या होता है मैं आपको बताऊं। फाइनल रिटर्न में ये होता है कि जिस दिन आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं उस दिन आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितना कैपिटल गुड्स पड़ा है। वो इसलिए ताकि आपकी क्रेडिट रिवर्स करा सके, कि जितना माल पड़ा हुआ है तो उसकी क्रेडिट तो वापस हो जानी चाहिए ना। तो जो फाइनल रिटर्न होता है उसमें क्रेडिट रिवर्स कराने के लिए इंफॉर्मेशन ली जाती है बस। और ये कब तक करना होता है? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन से 3 महीने के अंदर अंदर। एनुअल रिटर्न की डेट देखिए सभी जगह पे 31 दिसंबर थी, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये एक्सटेंड हुए जा रही है 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर कहता है। ठीक है, 3 months from the date of cancellation or order of cancellation whichever is earlier, from the date of cancellation or order of cancellation whichever is earlier। कभी कभी कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाता है, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट आपको बाद में मिलता है। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया या कैंसिलेशन सीधे आ गया, whichever is earlier, वहां से मतलब 3 महीना फ्रॉम द कैंसिलेशन। जीएसटीआर 11 क्या है? वो याद है, एम्बेसीज, मेहमान नवाजी। उन मेहमानों को क्या करना पड़ता है कि उनको हम जीएसटी वापस देते हैं, तो उनको भी अपनी एक रिटर्न फर्निश करनी पड़ती है जीएसटीआई 11 में। और ये बहुत सिंपल सी रिटर्न है। देखिए जो परचेज उनकी होती है ना वो तो खुद ही दिखाई देती है। ठीक है, और उनको बस एक्सेप्ट कर लेना होता है, हाँ ये उनकी परचेज है ना, बस। अब गवर्नमेंट जितना टैक्स बनता है उतना रिफंड कर देती है। इसमें भी एक्सटेंशन चल रही है तो डेट याद नहीं रखेंगे हम लोग, बस ये याद रखते हैं जीएसटीआर 11 जो है वो यूआईएन वालों को फाइल करनी होती है। ठीक है, बिजनेस जिनका की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था पिछले साल, उनको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, बाकी को मंथली फाइल करनी होती है। अब एक बात सुनिएगा, पिछले साल मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था, तो मुझे क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। मैंने क्वार्टरली फाइल करना शुरू कर दिया अप्रैल मई जून की, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर की, अक्टूबर में। लेकिन अक्टूबर में मेरा टर्नओवर अब क्रॉस कर गया 1.5 करोड़ रुपए। तो अब आगे से मंथली फाइल करें या क्वार्टरली कंटिन्यू रखना है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वार्टरली कंटिन्यू रखना है। पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था ना, तो इस पूरे साल क्वार्टरली ही फाइल करना है आपको।
एक्चुअली आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है जीएसटी की कि एनुअली मंथली फाइल करना है, ये आपको ऑप्शन मिलता है साल के बिगनिंग में, अप्रैल महीने में, और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे साल वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ता है। जिसका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा था तो उसे तो मंथली ही करना पड़ेगा। जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था ना, उसको ये ऑप्शन देता है तुमको मंथली करना है कि क्वार्टरली करना है, क्योंकि वहां पे क्वार्टरली भी पॉसिबल है। तो अगर हम चाहें, पिछले साल 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर था फिर भी हम मंथली फाइल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, फिर भी हम मंथली करना चाहें तो कर सकते हैं, और क्वार्टरली करना चाहें तो क्वार्टरली कर सकते हैं। लेकिन अब बीच में अगर 1.5 करोड़ से टर्नओवर क्रॉस भी कर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पूरे साल जो ऑप्ट किया वैसे ही चलेगा। 2 और 3 अभी बंद रहेगा, मालूम है हमको। अब ये जो है ये प्रपोजल है, ठीक है, हालांकि ये लॉ में इंसर्ट कर दिया गया है लेकिन इसका इफेक्टिव डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इफेक्टिव डेट टू बी अनाउंस्ड बाय नोटिफिकेशन। इफेक्टिव डेट इसका नोटिफिकेशन के जरिए अनाउंस किया जाएगा। ये जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, कंपोजिशन और अल्टरनेटिव कंपोजिशन वालों को एनुअली रिटर्न फाइल करनी होगी। ये नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊं, ये नोटिफिकेशन अप्रैल 2020 में आने का प्लान था, लेकिन अप्रैल 2020 के समय में एक महामारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, क्या आपको याद है? आने वाले 10 साल तक लोग भुला तो नहीं पाएंगे और हो सकता है न जाने कितने सालों तक ये याद रहेगी। कोरोना की वजह से इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ पाई। ऐसे समझिए सारे कानून होल्ड पे आ गए, गवर्नमेंट ही पूरी होल्ड पे आ गई, रोको, जिएंगे कि मरेंगे ये तो पता ही नहीं है, नोटिफिकेशन लाके जीएसटी का क्या करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ शांत हो गया था, एक पल के लिए दुनिया थम गई थी, पूरी देश ही नहीं हमारा, पूरी दुनिया थम गई थी। तो ये सब नोटिफिकेशन आने वाले थे अप्रैल में, लेकिन सिर्फ पूरी दुनिया थम गई थी, ठीक है। शेयर बाजार तो एकदम ऐसे समझ लीजिए कि गोते खा रहा था, ठीक है। 500 की चीज 200-200 रुपए की मिल रही थी। अरे एक बात तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल में 20 अप्रैल 2020 को आप सुनिए, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है ये बात, 20 अप्रैल 2020 को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल खरीदने पे पैसे मिल रहे थे। ये भगवान, क्रूड ऑयल लीजिए और पैसा भी लीजिए। क्रूड ऑयल क्या है? जिससे पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, ठीक है, वो लीजिए और पैसा भी लीजिए। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं था, और जहां पे एक्सट्रैक्शन हो रही थी ना, वहां पे स्टोर करने की जगह खत्म हो गई थी। और इन सब में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, पता है, देश फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करता है। 3 महीने बाद हम आपसे इतना क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जो अरेबियन कंट्रीज है ना, ऐसे सौदा होता है। तो जिन्होंने बोला था कि हम 3 महीने बाद इतने में खरीदेंगे, उन्होंने पैसा पूरा दे दिया, लेकिन कह रहे हमको माल नहीं चाहिए, रखो अपने पास, है ही नहीं, जगह ही नहीं है, करेंगे क्या? गाड़ियां तो पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, तो पेट्रोल डीजल की खपत कहां है और रखने की जगह नहीं है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में यह हो गया कि क्रूड ले जाओ, पैसा भी लो हमसे, तुम यहां से जगह खाली करो। अब आप कहेंगे सर एक्सट्रैक्शन बंद क्यों नहीं हो गया? फिर निकालना बंद कर दो तेल जमीन से, जब इतनी जगह की कमी हो रही है। तो बेसिकली ये सब मशीन ऐसी होती है ना कि अगर आपने एक बार बंद कर दी ना, तो फिर दोबारा चालू करने में 2 महीना लग जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये सब प्रोसेसर बंद नहीं किए जाते, ये हो ही नहीं सकता, ये वजह थी। मतलब इसकी कुछ मैं आपको एकदम स्पेसिफिक बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये काम इतना आसान नहीं है कि जब मर्जी तब एक्सट्रैक्शन बंद कर दो, जब चालू कर दो। मतलब कि वो क्या कहते हैं, जैसे उसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, समझ गए हो, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ, अरे जैसे एक हिलाने और क्या होता है ना, जैसे फेंटते वटते हैं, ठीक है। तो कोई क्रूड ऑयल वाली मशीन ऐसा नहीं होती कि जब मैंने किया हिला के थोड़ा सा क्रूड निकाल लिया और फिर रोक दिया उसको। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है, और वंस आपने अगर प्रोसेस को रोक दिया ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस से प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये हो गया था, मतलब हलचल हो गई थी यार, पेट्रोल भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, खरीद लो। लेकिन भारत सरकार तो पेट्रोल चाप के रेट ले रही थी उस समय भी। हमारे देश में तो 75 रुपए का बिक रहा था उस समय भी, क्योंकि गवर्नमेंट को कोरोना से लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो भरपूर टैक्स लगा के बेच रही थी उस समय, सब गवर्नमेंट की जेब में जा रहा था पैसा।
और इंटरनेशनल मार्केट में तो फोकट से भी नीचे का हो गया ना। फोकट का मतलब होता है जीरो में मिल रहा है, जीरो में तो ही ना मिल रहा था, वहां तो पेट्रोल लीजिए पैसा लीजिए, राइट। तो इस वजह से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, बस ये बताना चाहते थे। आइए, कंपोजिशन टैक्स पेयर और अल्टरनेटिव कंपोजिशन वालों को रिटर्न एनुअली फाइल करना होगा और पेमेंट क्वार्टरली करना होगा। अभी ये लोग रिटर्न कैसे फाइल करते हैं कंपोजिशन वाले? क्वार्टरली। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एनुअल कर देंगे और एक नोटिफिकेशन लाएंगे, उस दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा। पेमेंट लेकिन उनसे क्वार्टरली ले लिया करेंगे। द स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फॉलोइंग पर्सन। किनके लिए? जो लोग कंपोजिशन में है और या फिर जो लोग अल्टरनेटिव कंपोजिशन में है, ठीक है। इनसे हम लोग स्टेटमेंट लेंगे इन प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में हम इनसे टैक्स ले लिया करेंगे बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके अगले महीने की 18 तारीख को, मतलब अप्रैल मई जून का जुलाई 18 को, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर को, इस तरीके से। और रिटर्न भरवाएंगे जीएसटीआर 4 में, जो अभी बंद हो गया है जीएसटीआर 4, जिसकी जगह पे जीएसटी सीएमपी 08 आ गया है, वो जीएसटी सीएमपी 08 नहीं भरवाएंगे, अब करिए 4 भरवाएंगे। और कब भरवाएंगे? साल में एक ही बार भरवाएंगे, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगला 30 अप्रैल आएगा वहां पे भरवाएंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 का अगर भराना है तो हम कब भरा रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 20-21 का 30 अप्रैल 2021 तक। अब लेट्स सी कि ये इफेक्टिव कब से होता है। कि आपको पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि ये लॉ में तो इंसर्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने तो बस ये कहा है ना कि नोटिफिकेशन लाएंगे तो उस डेट से इफेक्टिव हो जाएगा, ये रिटर्न भरना शुरू हो जाएगा। लॉ में इंसर्ट हो गया ये, हाँ लॉ में इंसर्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो चलिए एक बार की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे आपसे। विल स्टॉप हियर।